नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था भाग 2 सरकार की प्रणाली और इसका 14वां अध्याय केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताऊंगी। ये अध्याय इस अध्याय की मैं आपको पहले 2 वीडियो भेज चुकी हूँ, जिसमें मैंने केंद्र राज्यों का संबंध बताया कि केंद्र और राज्य का संबंध का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो पहले मैंने आपको वीडियो भेजी विधायी संबंध कि केंद्र राज्य का जो संबंध है उसको 3 दृष्टिकोण से कैसे अध्ययन किया जा सकता है। इसके 3 दृष्टिकोण है। पहला है विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध के मैं आपको वीडियो सेंड कर चुकी हूँ, भेज चुकी हूँ। अब मैं आपको जो तीसरी वीडियो भेज रही हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगी कि केंद्र और राज्यों का वित्तीय संबंध किस तरह से निर्धारित किया गया। चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय संबंध किसका? केंद्र और राज्यों का। धन से संबंधित संबंध होता है। तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। देखिए, जो केंद्र राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध है वो मैंने आपको बताया है संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263, और जो वित्तीय संबंध है संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से केंद्र और राज्यों में वित्तीय संबंध का निर्धारण किया गया। सबसे पहला इसका पॉइंट है कराधान शक्तियों का अध्ययन, कराधान शक्तियों का आवंटन, कि कर लगाने की शक्ति का बंटवारा किया गया है कि किन शक्तियों पर केंद्र कर लगाएगा और केंद्र पर राज्य। तो पहला हमारा पॉइंट है कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन में बांटा गया है। ये सब केंद्र राज्यों में जो शक्तियों का आवंटन किया गया ना, इस संविधान द्वारा किया गया है। कोई भी सरकार अपनी मर्जी से शक्तियों का आवंटन नहीं कर सकती। जो संविधान में लिखा गया है उसी के अनुसार सरकारों को कार्य करना होता है। तो इसमें आप बताऊंगी कि किस तरीके से संविधान ने केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों का आवंटन किया है। पहला पॉइंट है कि संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। ठीक है, 3 सूची मैं आपको बता चुकी पहले। उसमें पहला जो मैंने आपको बताया विधायी संबंध में, प्रशासनिक संबंध में, कि संघ सूची में जो विषय उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद के पास है, केंद्र सरकार को। और राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण करने का विशेष अधिकार है। और तीसरा, संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को संवर्धित सूची पर कर निर्धारण का अधिकार है। अपने अपने विषय जो उनको संविधान द्वारा दिया गए हैं वो तो दोनों सरकारें अपने विषय पर कानून बनाती हैं, कर निर्धारण करती हैं, लेकिन जो संवर्धित सूची है उस पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को ही कर निर्धारण का अधिकार दिया गया। तो कर निर्धारण की जो अवशेषीय शक्ति हैं संसद में निहित हैं। जैसे मैंने आपको 3 सूचियाँ बताई थी, ऐसे कर निर्धारण की शक्ति जो सूचियों में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर अगर केंद्र सूची है तो केंद्र को बनाने का अधिकार है कानून, विधायी शक्ति बताया था। और अगर राज्य सूची में है तो राज्यों को अधिकार है। और ऐसे समर्थित सूची में दोनों का है, और मतभेद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। ऐसे ही कर लगाने की शक्तियों को भी बांटा गया केंद्र में और राज्य में। ठीक है, और समवर्ती सूची पर दोनों को कर निर्धारण का अधिकार है। इसके अलावा कर निर्धारण की जो अवशेषीय शक्तियाँ, जो बची शक्तियाँ हो जाती हैं, वो किसके पास रहती है? संसद के पास रहती हैं। तो आयकर की उगाही व एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है। जो इनकम टैक्स होता है, कैसे वो लगाया जाता है, कैसे उसको इकट्ठा किया जाता है, वो सब कौन करता है? केंद्र करता है। परंतु इनकी प्राप्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटा जाता है। अर्थात जो आयकर होती है इनकी जो इकट्ठा करते हैं उस पैसे को, उस धन को जो होते हैं केंद्र राज्यों के बच्चे उसको बांट दिया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है कर राजस्व का वितरण। कर राजस्व का वितरण 80वें संशोधन अधिनियम 2000 तथा 88वें 88 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। देखो, पहले जो था संविधान द्वारा जो इनको विषय दिए गए थे, जो कर निर्धारण करने की शक्ति दी गई थी वो ठीक थी, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा इसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। जैसे कि 80वां संशोधन, 80 संशोधन और 88वां संशोधन जो है ये अधिनियम 2003 में। 80वां संशोधन तो अधिनियम पारित किया गया था 2000 में, और 88वां 88 संशोधन अधिनियम पास किया गया 2003 में। तो इसके द्वारा, इन अधिनियमों के द्वारा
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की योजना का पर व्यापक परिवर्तन किया गया। जो केंद्र और राज्य ना, जो राजस्व था, जो आयकर था, टैक्स था, उसके बंटवारे की योजना पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया। इन 2 संशोधनों के बाद केंद्र और राज्यों में करों के बंटवारे का विभाजन निम्न अनुसार किया गया। देखो कौन से 2 संशोधन, 80वां और 88वां। पहले तो जो संविधान द्वारा दिया गया उसके अनुसार ये कर निर्धारण करते थे, लेकिन 80वां 2002 में और 88वां 2003 में जो है इसमें संशोधन किया गया केंद्र राज्यों के बीच कर निर्धारण के मामले में। कर के राजस्व बंटवारे की योजना पर काफ़ी परिवर्तन भी किए गए। और इन 2 संशोधनों के बाद ही, जब ये 2 संशोधन अभी मैंने आपको बताए हैं, केंद्र राज्य में करों के बंटवारे का विभाजन निम्नानुसार करते हैं कि किस तरीके से केंद्र राज्य में करों का बंटवारा किया जाएगा। देखिए चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, केंद्र द्वारा उद्गृहित तथा राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, अनुच्छेद 268। देखो अनुच्छेद 268 के तहत केंद्र जो है राजस्व को उद्गृहित करता है, लगाता है, और राज्य जो है उसको इकट्ठा करता है, फिर ये आपस में विनियोजित करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। इस श्रेणी में कौन कौन से कर आते हैं, शुल्क आते हैं? विनिमय पत्रों, चेक, नीतियाँ, बीमा, शेयरों एवं अन्य के अंतरण पर लगाने वाली स्टैंप शुल्क, और औषधीय व प्रसाधन की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क। ये जो उत्पादन है इसमें शुल्क लगता है, टैक्स लगता है इनके ऊपर। तो राज्य द्वारा उद्गृहित, संग्रहित और उपभोग किए जाने वाले कर, ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। अभी मैंने आपको बताया केंद्र के कर, जो बताया ना, विनिमय पत्र, चेक की नीतियाँ, इनके ऊपर कानून, इनके ऊपर जो है कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और राज्य द्वारा जो उद्गृहित, संग्रहित और उपभोग, यानी कि राज्य द्वारा जो कर लगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर उपभोग किया जाता है, तो कौन कौन से कर हैं? ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। इनकी संख्या 20 है। इन करों की संख्या 20 है। जैसे भू राजस्व, कृषि आयकर, मानवीय योग के उत्पाद पर शुल्क, प्रति व्यक्ति कर पथ पर बिक्री कर, प्रति व्यक्ति कर पथ पर बिक्री कर आदि। तो ये सारे जो कर हैं वो केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कर लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं। दूसरा जो है गैर कर राजस्व का वितरण। गैर कर में क्या आएगा कि केंद्र जो है, केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित प्रकार से। गैर राजस्व स्रोतों से, जहाँ से केंद्र को जो है ये सारा का सारा प्राप्तियां होती हैं। पहले है डाक व तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के व मुद्रा, समय अवधि समाप्त होने पर उगाही। ये और राज्य गैर राजस्व कर के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत, यानी कि राज्य को कहाँ से मिलता है ये सारा टैक्स जो लगाते हैं, ये इनकम कहाँ से मिलती है? सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, समय चूकने पर उगाही। तो केंद्र व राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी की संविधान में व्यवस्था की गई है। अर्थात केंद्र और राज्य किन किन विषयों पर कर लगाएंगे, इसकी व्यवस्था संविधान में पहले से कर रखी है कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त हो। इसके अलावा संविधान में ये भी वर्णन किया गया है कि राज्य जो हैं समय समय पर केंद्र से सहायता के रूप में धन ले सकते हैं, और केंद्र जो उनको सहायता करता है राज्यों को, वो एक अनुदान के रूप में करता है, जो कि केंद्र एक बार देकर वापस धन नहीं लेते, वो एक अनुदान के रूप में होते हैं। तो इसीलिए वित्तीय संबंध में बताया कि कराधान शक्तियों को आवंटन कैसे, पहले कराधान शक्तियों का आवंटन कैसे बांटा जाता है, फिर कर राजस्व का वितरण किया जाता है। संशोधन अधिनियम पास किया गया 80वां और 88वां। इसके तहत जो है वो व्यापक परिवर्तन किए गए। और व्यापक परिवर्तन क्या है कि केंद्र द्वारा कर कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे इकट्ठा किया जाता है, अनुच्छेद 268, और राज्य द्वारा कैसे कर जो है लगाया जाता है, फिर इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको भोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया अभी कि गैर कर राजस्व का वितरण। गैर कर राजस्व का जो मैंने अभी बताया, पहला बताया मैंने आपको कराधान शक्तियों का आवंटन, कराधान, और दूसरा गैर कर राजस्व का वितरण। केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां हुई हैं, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। केंद्र व राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होगा। तो
तो जो गैर कर राजस्व का वितरण है वो केंद्र और राज्य दोनों में बांटा गया है। केंद्र में रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, जो भी मैंने आपको बताया, डाकतार, और राज्यों के पास सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, समय चूकने पर उगाई, ये सारे राज्यों द्वारा लिए गए टैक्स होते हैं। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी है कि केंद्र किन के ऊपर कर लगाएगा, राज्य किन के ऊपर कर लगाएगा। ये सब संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि राज्यों को समय समय पर अगर धन की जरूरत पड़ती है तो केंद्र उनको सहायता देगा। जो सहायता देगा केंद्र, वो एक किस्म से उनके अनुदान होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 280 है ना, अर्ध न्यायिक न्याय, यानी कि वित्त आयोग है, अर्ध न्यायिक है, और इसकी वित्त आयोग की व्यवस्था करता है कौन सा, अनुच्छेद 280। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का। देखो जब इलेक्शन होते हैं 5 साल के, हर 5 साल के बाद, ऐसे ही जो वित्त मंत्री होते हैं, वित्त आयोग होते हैं, ये पूरे देश के धन का पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसका गठन भी हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह निम्नलिखित मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। कौन? वित्त आयोग। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण, ये सब कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करते हैं, अभी जो मैंने बताया अनुदान का। और तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी जो है वो वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण, इसी में वित्त आयोग में पॉइंट आ रहा है, केंद्र और राज्य द्वारा ऋण। संविधान केंद्र और राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करते हैं। देखो संविधान में ये लिखा गया है कि केंद्र और राज्य किस प्रकार कर्ज ले सकते हैं, वो सारा प्रावधान भी लिखा हुआ उसमें। पहला है, केंद्र सरकार कहाँ से कर्ज ले सकती है? या तो भारत में या इसके बाहर से भारत के संचित निधि की गारंटी देकर। देखो अगर कोई भी कहीं से कुछ पैसा लेगा तो कुछ ना कुछ तो अपनी गारंटी के रूप में रखेगा। ऐसे ही भारत को अगर धन की ज़रूरत है, या तो अपने देश की जनता से वसूल लेकर पैसे लेंगे अगर उनको धन की ज़रूरत है, या फिर इसके बाहर से भारत की जो संचित निधि है, जो भारत की संचित निधि क्या, तो हमारे पास जो इकट्ठा अमाउंट है उसकी गारंटी देकर ऋण ले सकती है। कौन? केंद्र सरकार। मतलब अपने देश की संचित निधि की गारंटी देकर जो भारत सरकार जो है, वो सॉरी केंद्र सरकार जो है वो ऋण ले सकती है। लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। सीमा निर्धारण मीन्स कि ये कितना ऋण ले सकते हैं, ये सब कौन? केंद्र सरकार जो है, ये सब कौन निर्धारण करता है? संसद। ठीक है ना। केंद्र सरकार में सरकार क्या थी? कार्यपालिका। और पहला सरकार का पहला क्या है? संसद। संसद ही मेन सरकार का अंग है, जो कानून बनाती है, जो परमिशन देती है, जो परिवर्तन करती है, संसद ही करती है अपने बहुमत से। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं, राज्य की संचित निधि की गारंटी देकर ऋण ले सकते हैं। देखो जो केंद्र सरकार है भारत के संचित निधि की गारंटी देकर बाहर से ऋण ले सकती है, और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की अपनी संचित निधि होती है, वो संचित निधि की गारंटी देकर अपने देश के अंदर जो राज्य हैं, और राज्य सरकार भारत में बाहर से नहीं, उन राज्य की संचित निधि से गारंटी देकर ऋण ले सकता है। लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। राज्यों में सीमा निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाएगा और राज्य विधानमंडल द्वारा, और केंद्र में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। तो केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है जब चाहे, वो ऋण एक किस्म से अनुदान होता है, या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी है, अर्थात ये राज्य को गारंटी भी दे सकता है अगर राज्य को किसी से लोन लेना है तो, ऋण लेना है तो राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। अर्थात अगर राज्य को ऋण लेना है उसको सबसे पहले केंद्र की अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो तो उसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी है। अगर मान लो राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। क्यों? यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई मान लो बकाया हो, जिसमें केंद्र ने भी गारंटी दी हो, अगर वो और उसने सामने वाले ने वो पैसा वापस नहीं किया तो केंद्र गारंटी दी है, या फिर जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो, या केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो, केंद्र ने ऋण लिया उसने भी तो वापस नहीं किया, तो इस तरीके से जो है राज्य जो है केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। अब इसमें आएगा, मैं आपको बताऊंगी वित्तीय संबंध में ही सरकारी आयोग। सरकारी आयोग क्या है? देखिए मैंने आपको वित्तीय संबंध बताया ना, फिर केंद्र राज्य द्वारा कर का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके इसी वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है सरकारी आयोग।
1983 में 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस पॉइंट पर ध्यान देना कि 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय, देखो उच्चतम न्यायालय भी सेंटर में केंद्र में होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्त यानी कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। क्या है कि आयोग से कहा गया कि वह केंद्र व राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें। ध्यान देना इस पॉइंट पर कि जो सरकारिया आयोग है ना, उसमें ये कहा गया कि वह केंद्र व सरकारों के बीच जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं या कार्य पद्धतियाँ हैं उसका परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणित सिफारिशें प्रदान करे। ये किसने कहा? आयोग से कहा गया कि योग जो है वो केंद्र और राज्य के बीच सारी व्यवस्थाओं को देखें, कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और उचित परिवर्तन करना है नहीं करना उसकी सिफारिश प्रदान करे। इस काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। किसको? सरकारी आयोग को। फिर भी इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा और अंतिम रिपोर्ट 1987 में पेश की गई और इस सरकारी आयोग द्वारा, और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। पहले इसकी रिपोर्ट पेश की गई 87 में, बाद में इसका सार जो है वो जनवरी 1988 में जारी किया गया। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, देखो इस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। क्या है वो सिफारिशें? पहली सिफारिश है कि कराधान की शक्ति संसद में निहित रहनी चाहिए, इनके कर लेने का अधिकार संसद को होना चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो अनुच्छेद 356 है ना, जो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत मैंने आपको पहले बताया है, अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार मान लो नहीं चल रहा, तो ऐसे में अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो ऐसे में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपबंध विकल्प खत्म हो जाएं। अर्थात अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, वहाँ के राज्य के राज्यपाल के सूचना के ऊपर कि यहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा इस राज्य का शासन, तो राज्यपाल के सूचना से जो है केंद्र सरकार जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। लेकिन अब ये कहा गया कि सरकारी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय शासन का जो इस्तेमाल है बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए और ये इसका इस्तेमाल तभी करें जब बाकी सारे उपबंध विकल्प खत्म हो जाए, तब जाकर राष्ट्रीय शासन लागू हो, ना तो दूसरे तरीके से भी डिस्प्यूट खत्म किए जा सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद किया जाना चाहिए। ये सजेशन है। सजेशन में उन्होंने ये कहा सरकारी आयोग ने कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका नाम हटाकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक व विकास परिषद का नाम दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था मेन है देश के लिए। तो संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श कर लेना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि संवर्धित सूची पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र को भी राज्यों को भी। मतभेद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। तो सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि संवर्धित सूची के विषय पर जो कानून बनाती है दोनों सरकारें, तो कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि चलती केंद्र की है। तो केंद्र अपनी मर्जी चलाएगा तो राज्यों का बिना कैसे वो काम कर सकता है, इसीलिए राज्यों से परामर्श उसको लेना जरूरी हो जाता है। ये सिफारिश है। 5वीं सिफारिश सरकारी आयोग ने क्या की है कि राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अर्थात संविधान में इस बात को लिख देना चाहिए, निर्दिष्ट कर देना चाहिए कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उसकी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की सलाह अवश्य ली जानी चाहिए। ठीक है। तो केंद्र सरकार सरकारी आयोग की अधिकांश सिफारिशों को लागू कर चुकी है। देखो सरकारी आयोग ने जो सिफारिशें की ना, केंद्र सरकार इसकी अधिकांश सिफारिशों को लागू कर चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया। केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया इसलिए ताकि केंद्र और राज्यों के संबंध आपस में मधुर रहें, सही रहें और केंद्र जो समय समय पर राज्य की सहायता करें।
ठीक है। ये बेटा ये चैप्टर अभी आपका ख़त्म हो गया, ये वाला जो तीसरा मैंने आपको बताया वित्तीय संबंध। तो अभी आज मैंने आपको इन 3 वीडियो में, तीसरी वीडियो में आपको सेंड करी वित्तीय संबंध की। तो ये जो आपका भारत केंद्र राज्य संबंध है, ये सरकार की प्रणाली का भाग 2 में, इस संबंध को मैंने 3 वीडियो आपको सेंड की है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आप समझो, इस वीडियो को समझो ध्यान से। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगी अंतर्राज्यीय संबंध। अभी मैंने बताया ना केंद्र राज्यों का संबंध। अब एक देश के अंदर किस तरीके से अंतर्राज्यों का संबंध है, ये अध्याय 15वां, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी। अभी आप जो मैंने आपको वीडियो भेजी है ना, आप इसको ध्यान से समझो, पढ़ो, और कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।